हेलो, वेलकम यू ऑल टू अवबव। डाइक्रोमेटोमेट्री रिडॉक्स टाइट्रेशन के एक टाइप है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू एनालाइट के अननोन कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं, जहाँ पे एक स्पीसीज रिड्यूस होता है और दूसरा स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड होता है। अब एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम KMnO4 को यूज़ करें तो उसको हम बोलेंगे परमैंगनोमेट्री, और अगर एज ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलेंगे डाइक्रोमेटोमेट्री। जैसे कि आप एज्यूम करो कि फेरस एमोनियम सल्फेट या मोर्स सॉल्ट में Fe2+ आयन का कंसंट्रेशन आपको डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। इन वन केस डाइक्रोमेट एनायन, जहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, वो रिड्यूस होकर अगर क्रोमियम 3+ आयन प्रोड्यूस करे तो उस सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल होगा 1.33 वोल्ट। और इन अनदर सिस्टम फेरिक आयन रिड्यूस होके अगर फेरस आयन जनरेट करता है तो उस सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल होगा 0.77 वोल्ट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के रूल वाइज जिस सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो खुद रिड्यूस होगा और दूसरे सिस्टम को ऑक्सीडाइज कर देगा। सो फेरस एमोनियम सल्फेट के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट के रिएक्शन में डाइक्रोमेट एनायन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, जो Fe2+ आयन्स को ऑक्सीडाइज करके Fe3+ आयन में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस होके Cr3+ आयन जनरेट करेगा। सो द होल रिएक्शन विल लुक लाइक दिस। अब यहाँ पे फेरस आयन का कंसंट्रेशन जानने के लिए हम KMnO4 भी यूज कर सकते थे एज एन ऑक्सीडेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में परमैंगनोमेट्री जब मैंने पढ़ाया था वहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिखाया था कि कैसे होता है फेरस आयन एस्टिमेशन बाय KMnO4, लेकिन वहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज था। फॉर एग्जाम्पल हम एनालाइट मीडियम में HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते थे और क्लोराइड आयन डिस्टर्ब करता था रिएक्शन को, इंटरफेयर करता था। लेकिन डाइक्रोमेटोमेट्री में एडवांटेजेस यही है कि क्लोराइड आयन डू नॉट इंटरफेयर। सेकेंड एडवांटेज है एंड पॉइंट कलर डज नॉट डिसअपियर, जबकि परमैंगनोमेट्री में एंड पॉइंट का कलर 30 सेकेंड तक ही सस्टेन कर पाता है और उसके बाद डिसअपियर हो जाता है। एंड द थर्ड एडवांटेज इज पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, जबकि KMnO4 सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, उसको बार बार स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा बिफोर एवरी रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब हम डायरेक्टली केस स्टडी देखेंगे। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए मैंने एस्टिमेशन ऑफ फेरिक या Fe3+ आयन को लिया है, ना कि फेरस एमोनियम सल्फेट या मोर्स सॉल्ट में जो फेरस आयन है उसका एस्टिमेशन। क्योंकि अगर हम फेरिक आयन का एस्टिमेशन का केस स्टडी उठाएंगे तो हमें 2-3 चीजें एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा जो कि फेरस आयन में नहीं मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो पिपेट आउट 25 ml सोल्यूशन ऑफ फेरिक एलम इन ए कॉनिकल फ्लास्क। उसमें 20 ml कंसेंट्रेटेड HCl ऐड कीजिए, हीट अप टू 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड। हम स्टेप वाइज बैकग्राउंड के केमिस्ट्री समझते जाएंगे। हमने यहाँ तक देख लिया, अब ये क्यों करते हैं वो एक बार देखते हैं। आपको अगर याद है डाइक्रोमेटोमेट्री में जो डाइक्रोमेट एनायन है वो खुद रिड्यूस होके Cr3+ आयन जनरेट करता है और वो ऑक्सीडाइज किसको करता है? फेरस आयन को। फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करके Fe3+ आयन में कन्वर्ट करता है। लेकिन हमारे पास है क्या? हमारे पास है फेरिक एलम। अब Fe3+ आयन के साथ डाइक्रोमेट एनायन तो कोई रिएक्शन करेगा नहीं, तो सबसे पहले हमारा टास्क ये होगा जितने भी फेरिक आयन है उन सबको Fe2+ में कन्वर्ट करना। सो हम सब फेरिक आयन को कंसेंट्रेटेड HCl सोल्यूशन में ले आए हैं। ये 20 ml को ध्यान मत दीजिए, ये 20 ml एग्जैक्ट 20 ml नहीं लोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये 25 ml एग्जैक्ट लेना पड़ेगा क्योंकि बाद में हमें 25 ml के रेफरेंस से ही कैलकुलेट करना है। सो कंसेंट्रेटेड HCl सोल्यूशन में फेरिक आयंस को ले आने के बाद और हीट करने के बाद हमें ऐसा कलर मिलेगा येलो, क्योंकि फेरिक आयन का डीप येलो या ब्राउन कलर होता है। और उसके नेक्स्ट स्टेप में हम स्टेनस क्लोराइड ऐड करेंगे। ये स्टेनिक नहीं होगा, स्टेनस होगा, क्योंकि स्टेनस क्लोराइड सब Fe3 आयंस को रिड्यूस करके कलरलेस Fe2+ आयन में कन्वर्ट कर देगा। सो आप ये ड्रॉप वाइज स्टेनस क्लोराइड अगर ऐड करते जाओ तो यू विल गेट ए क्लियर सोल्यूशन। और उसके पीछे केमिस्ट्री ये है कि स्टेनिक स्टेनस सिस्टम में, मतलब SN4+ SN2+ सिस्टम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज 0.15 वोल्ट, जबकि फेरस फेरिक सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 वोल्ट। सो जिसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल वो खुद रिड्यूस होगा और जिसका कम है रिडक्शन पोटेंशियल उसको ऑक्सीडाइज करेगा। सो इन दिस केस ऑल फेरिक आयन विल बी कन्वर्टेड टू कलरलेस फेरस आयन। अब ये कलरलेस सोल्यूशन आने के बाद भी आप एक्स्ट्रा 2 ड्रॉप्स ऑफ SnCl2 ऐड कर देना। वो ये कंफर्म करेगा, वो 2-3 एक्स्ट्रा ड्रॉप ये कंफर्म करेगा कि सोल्यूशन में कोई भी Fe3+ आयन
एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नाउ अलाउ इट टू कूल एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद ऐड 15 to 20 ml मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 और वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स जब तक ना सिल्की वाइट प्रेसिपिटेट आए। ये एक्चुअल प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, ये सिल्वरी काइंड का एक टर्बिडिटी दिखाई देगा आपको लाइक दिस। अब ये मर्क्यूरिक क्लोराइड ऐड करने के पीछे केमिस्ट्री क्या है? अब जो स्टेनस क्लोराइड का एक्स्ट्रा 2 ड्रॉप्स ऐड किए थे वो अभी भी सोल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो स्टेनस आयंस बाद में एक्चुअल टाइट्रेशन के वक्त डिस्टर्ब करेगा। कैसे? डाइक्रोमेटोमेट्री में फाइनल स्टेप में क्या होगा, Fe2+ जितने भी फेरस आयन है उसको डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइज करके Fe3+ आयन में कन्वर्ट करेगा। जब सब Fe2+ आयन Fe3+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तब हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। लेकिन अगर सोल्यूशन में Sn2+ आयन एग्जिस्ट करता है तो वो Sn2+ ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड Fe3+ को वापस से रिड्यूस करके Fe2+ में कन्वर्ट कर देगा। तो वर्चुअली हमारा टाइट्रेशन चलता ही रहेगा, नहीं तो एक्स्ट्रा ड्रॉप्स ऑफ K2Cr2O7 कंज्यूम होगा जिससे हमारा फाइनल टाइटर वैल्यू या रीडिंग कंप्लीटली रॉन्ग आ जाएगा। सो टू अवॉइड दैट हम ये कर सकते हैं कि Sn2+ आयंस को मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के स्टेनिक आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बाद में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करेगा। और इन दिस प्रोसेस मर्क्यूरिक क्लोराइड खुद रिड्यूस होके सिल्वरी वाइट मर्क्यूरस क्लोराइड का एक प्रेसिपिटेशन या टर्बिडिटी जनरेट करेगा। सो 5-10 मिनट रखने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, सोल्यूशन का अमाउंट अगर कम है तो उसको हम डाइल्यूट करेंगे अप टू 200 to 250 ml। एसिड मिक्सचर इज 5 ml कंसेंट्रेटेड H2SO4 और 5 ml कंसेंट्रेटेड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और एज एन इंडिकेटर हम ऐड करेंगे बेरियम डाइफिनाइलएमाइन सल्फोनेट और BaDS इंडिकेटर। सो कॉनिकल फ्लास्क में हमारे पास अभी क्या है, Fe2+ आयंस है, एसिड मिक्सचर है और बेरियम डाइफिनाइल सल्फोनेट इंडिकेटर है। इसको हम बोलते हैं एनालाइट और टाइट्रेंट। और ऊपर ब्यूरेट में टाइट्रेंट क्या रहेगा, K2Cr2O7। लेट्स एज्यूम हमने 0.1 नॉर्मल K2Cr2O7 को लिया है ऊपर ब्यूरेट में, और इसको जब हम ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे तब पहले तो ग्रीन होगा और उसके बाद फाइनली इक्विवेलेंस पॉइंट में वायलेट कलर होगा। अब इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है देख लेते हैं। एसिड मिक्सचर का रोल और बेरियम डाइफिनाइल सल्फोनेट का रोल भी यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमको पता है कि सिस्टम में मेनली 2 हाफ सेल रिएक्शन चल रहा है। इस 6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए अगर आप बोथ साइड को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास फाइनली ये इक्वेशन आएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है और Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज कर रहा है। और ये क्रोमियम 3+ का कलर है ग्रीन, इसीलिए हमको बीच में ग्रीन मिलता है। अब बीकर के अंदर जो 2 हाफ सेल रिएक्शन चल रहा है उसमें से एक का रिडक्शन पोटेंशियल है 1.33 वोल्ट, दूसरे सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.77 वोल्ट। और रिडॉक्स टाइट्रेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने कहा था कि अगर कोई आइडियल इंडिकेटर हमें यूज करना है, चूज करना है कोई पर्टिकुलर रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए, तो उस इंडिकेटर का रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी इन बिटवीन द अदर 2 रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 0.77 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए और 1.33 वोल्ट से कम होना चाहिए। लेकिन बेरियम डाइफिनाइल सल्फोनेट इंडिकेटर का एक्चुअल रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? इस इंडिकेटर का 2 फॉर्म है। एक है रिड्यूस्ड फॉर्म जहाँ पे ये डाइफिनाइल बेंजीडिन फॉर्म में रहता है विच इज कलरलेस, और एक है ऑक्सीडाइज फॉर्म जहाँ पे इसका कलर है ब्लू वायलेट। और इस इंडिकेटर का जो E0 वैल्यू है दैट इज 0.76 वोल्ट। और इंडिकेटर के रिगार्डिंग नंस्ट इक्वेशन हमने क्या देखा था, EIN इक्वल्स टू E0IN प्लस 0.059 बाई n log ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म। और इंडिकेटर्स का कलर चेंज तभी अप्रिशिएबल अमाउंट में होगा जब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म या रिड्यूस्ड फॉर्म एक दूसरे से 10 टाइम्स ज़्यादा होगा। सो इस इक्वेशन में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की जगह अगर हम 10 इंटू रिड्यूस्ड फॉर्म पुट करें या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म की जगह 10 इंटू ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म पुट करें तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। इन केस ऑफ बेरियम डाइफिनाइल सल्फोनेट E0IN क्या है, 0.76। और ये अपना रिड्यूस्ड फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर इंटर कन्वर्ट होने के लिए हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है। सो n विल बी इक्वल्स टू 2। सो फाइनली इस इंडिकेटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल का रेंज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.73 वोल्ट टू 0.79 वोल्ट। अब आप बहुत ध्यान से नोटिस करना कि इस ग्राफ में क्या चल रहा है। ड्यूरिंग टाइट्रेशन जब हम वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल K2Cr2O7
ब्यूरेट से ऐड करते जा रहे हैं तो वो Fe2+ को Fe3+ आयन में ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन साथ ही साथ में ये इंडिकेटर को भी अपने रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब Fe2+ Fe3+ सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.77 वोल्ट और इंडिकेटर कब कलर चेंज करना चालू करेगा? 0.73 वोल्ट पहुंचते ही। सो एक्चुअल में जब सब Fe2+ आयन Fe3+ आयन में कन्वर्ट होके इक्विवेलेंट पॉइंट या एंड पॉइंट जनरेट करेगा, उसके पहले ही हमें एक फॉल्स एंड पॉइंट मिल जाएगा एट 0.73 वोल्ट, क्योंकि तब सब डाइफिनाइल बेंजीडीन रिड्यूस्ड फॉर्म में से ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट होके ये वायलेट कलर जनरेट कर चुका है। सो हमारा एंड पॉइंट विल बी प्री मैच्योर्ड। इसको प्रिवेंट करने के लिए ही, अगर आपको याद है, हम एसिड मिक्सचर मतलब 5 ml कंसेंट्रेटेड H2SO4 और 5 ml कंसेंट्रेटेड H3PO4 का मिक्सचर ऐड करते थे। अब इसका रोल क्या है? फॉस्फोरिक एसिड का 2 रोल है। वैसे फॉस्फोरिक एसिड के जगह हम एमोनियम फ्लोराइड या NH4HF2 भी ऐड कर सकते हैं, जो कि F- आयन जनरेट करेगा, वो भी सेम रोल प्ले करेगा। लेकिन क्योंकि F- आयन को H2SO4 के प्रेजेंस में यूज़ करना सही नहीं है, तो हम फॉस्फोरिक एसिड और H2SO4 का मिक्सचर एज एसिड मिक्सचर यूज़ करते हैं। नाउ H3PO4 क्या करता है? सोल्यूशन में ड्यूरिंग टाइट्रेशन Fe2+ से Fe3+ फेरिक आयन ये जनरेट हो रहा है। ये जनरेट होते ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है H3PO4 के साथ FeHPO4 होल प्लस। सो सोल्यूशन में Fe3+ का कंसेंट्रेशन कम हो गया और कंसेंट्रेशन कम होते ही नन्स्ट इक्वेशन का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड फॉर्म, वो अफेक्टेड हो गया और वो पॉजिटिवली अफेक्टेड हुआ क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.71 वोल्ट के नीचे चला गया। अब इससे हमारा फायदा क्या है? पहले Fe3+ Fe2+ सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू था 0.77 वोल्ट और इंडिकेटर जो बेरियम डाइफिनाइल सल्फोनेट इंडिकेटर है वो कलर देना चालू कर रहा था 0.73 वोल्ट से। अब हमारा Fe2+ Fe3+ सिस्टम का ही रिडक्शन पोटेंशियल 0.73 वोल्ट से नीचे आ गया 0.71 वोल्ट। तो सब Fe2+ Fe3+ में कंप्लीटली कन्वर्ट होने के बाद ही इंडिकेटर अपना वायलेट फॉर्म में ऑक्सीडाइज होगा, उससे पहले नहीं। तो फिर ये एक सोल्यूशन हो गया। और एक दूसरा डिफिकल्टी क्या था? टाइट्रेशन के वक्त जो Fe3+ आयन जनरेट हो रहे थे वो डीप येलो या ब्राउन कलर के हो रहे थे, जो कि ड्यूरिंग एंड पॉइंट का कलर चेंज सही से नोटिस करने के लिए डिफिकल्टी पैदा कर सकता है। लेकिन अब H3PO4 ऐड करने के बाद Fe3+ आयन का कॉम्प्लेक्सेशन होके जो FeHPO4 होल प्लस कॉम्प्लेक्स बना है, दैट इज कलरलेस। सो अब हमारी इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट नोटिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दीज आर द 2 रोल्स ऑफ H3PO4 इन एसिड मिक्सचर। अब सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है? ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट एनायन Cr3+ में रिड्यूस होता है, ये एक पर्टिकुलर pH के ऊपर डिपेंड करता है। pH अगर चेंज हो गया, अगर एसिडिक नहीं रहा सोल्यूशन, तो ये प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मेंटेनिंग द एसिडिटी ऑफ द सोल्यूशन इज वन ऑफ द रोल ऑफ H2SO4। और दूसरा रोल ये है कि ड्यूरिंग टाइट्रेशन जितना Fe3+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है, उसका एक टेंडेंसी होता है इम्प्योरिटीज के साथ मिलके FeOH3 ये प्रेसिपिटेट जनरेट करने का। ताकि ये हाइड्रोक्साइड जनरेट ना हो, उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज ऑल द ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड इम्प्योरिटीज। आप H2SO4 की ये फर्स्ट रोल को देखिए। फर्स्ट रोल है मेंटेनिंग द एसिडिटी। तो अगर एसिडिटी ही मेंटेन करना है तो वाई नॉट HNO3, वाई नॉट HCl? HNO3 के साथ ये प्रॉब्लम है कि HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इतना स्ट्रॉन्ग है, पोटेशियम डाइक्रोमेट से पहले ही फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर सकता है। सो इन दैट केस टाइटर वैल्यू विल बी रॉन्ग। और HCl क्यों नहीं यूज किया जा सकता? क्योंकि HCl का जो Cl- है, क्लोराइड आयन, वो खुद ऑक्सीडाइज होके Cl2 गैस जनरेट करता है। दैट इज वाई वी नीड टू अवॉइड दिस 2 एसिड्स। तो ये था एसिड मिक्सचर का रोल और बेरियम डाइफिनाइल सल्फोनेट कैसे अपना कलर चेंज करता है। सो एसिड मिक्सचर और बेरियम डाइफिनाइल सल्फोनेट ऐड करने के बाद जब हम 0.1 नॉर्मल K2Cr2O7 के साथ टाइट्रेट करेंगे, तब पहले हमारा ग्रीन कलर जनरेट होगा विच इज द कलर ऑफ Cr3+ आयन। और उसके बाद एंड पॉइंट में जब सब Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, तब इंडिकेटर अपना ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का वायलेट कलर जनरेट करेगा विच विल बी द एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट में टाइटर वैल्यू मान लेते हैं हमारा आया है XML ऑफ 0.1 नॉर्मल K2Cr2O7 कंज्यूम हुआ है।
हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि Fe3+ या फेरिक आयन एक्चुअल एनालाइट में कितना था। अगर आपको याद है, हम एक्चुअल एनालाइट लिए थे 25 ml। 25 ml एलिकोट को एक बीकर में लेके हम टाइट्रेशन शुरू किए थे। सो हम N1V1 इक्वल्स टू N2V2 इक्वेशन यूज करेंगे, जहाँ पे N1 है नॉर्मलिटी ऑफ डाइक्रोमेट सोल्यूशन, वॉल्यूम है कितना डाइक्रोमेट सोल्यूशन हमें यूज करना पड़ा। सो हमें 0.1 नॉर्मल डाइक्रोमेट सोल्यूशन को 1 ml यूज करना पड़ा है, और दैट इज इक्वल्स टू N2V2। N2 है नॉर्मलिटी ऑफ Fe3+ आयन जो कि हमें निकालना है, दिस इज अननोन, और वॉल्यूम ऑफ Fe3+ इज 25 ml। सो यहाँ से आपका नॉर्मलिटी ऑफ फेरिक आयन आ जाएगा 0.004x। अब नॉर्मलिटी मतलब क्या? अगर हमें कहा जाता कि Fe3+ का नॉर्मलिटी 1 है, दैट मीन्स 1000 ml ऑफ 1 नॉर्मल Fe3+ solution will contain 1 equivalent weight of Fe3+ ions, और यहाँ पे हमारा नॉर्मलिटी कितना है 0.004x। सो 1000 ml ऑफ 0.004x नॉर्मल Fe3+ सोल्यूशन एक्चुअली कितना कंटेन कर रहा है 0.004x इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe3+ आयन, और हमने टाइट्रेशन शुरू किया था 25 ml सोल्यूशन लेके। सो 25 ml सोल्यूशन विल कंटेन दिस मच अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe3+। अब इक्विवेलेंट वेट से मॉलिक्यूलर वेट में आप कैसे जाओगे? इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर। यहाँ पे n फैक्टर क्या है? Fe3+ आयन Fe2+ आयन में रिड्यूस होने के वक्त ओनली 1 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है एंड वाइस वर्सा, सो n फैक्टर विल बी 1। और आयरन का मॉलिक्यूलर वेट है 56 ग्राम, और टू बी प्रिसाइज 55.85 ग्राम। सो इसको यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो वी विल गेट 0.005585 x ग्राम। यहाँ पे x होगा, यहाँ पे भी x होगा। सो इस लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x ml 0.1 नॉर्मल K2Cr2O7 solution equivalent to 0.005585 x ग्राम of Fe3+ ion, और अगर x equals to 1 है, by substituting in both cases x equals to 1 we will get 1 ml 0.1 normal K2Cr2O7 solution equivalent to 0.005585 ग्राम Fe3+। सो ये लाइन आपको हर एनालिटिकल केमिस्ट्री के बुक में मिलेगा, और 1 ml के जगह आप जितना भी टाइटर वैल्यू आया है उसको अगर पुट कर दोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा Fe3+ आयंस का। सो ये था फेरिक आयन का एस्टिमेशन थ्रू डाइक्रोमेटोमेट्री। अगर आपको फेरिक आयन ना बोल के Fe2+ मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट या मोर सॉल्ट में कितना कंसेंट्रेशन है Fe2+ आयंस का वो बोला जाए तो आपको बस फर्स्ट फ्यू स्टेप्स को इग्नोर करना पड़ेगा। मतलब हम जहाँ पे ये सब कर रहे थे कि Fe3+ आयंस को पहले Fe2+ आयन में रिड्यूस कर रहे थे, उसके बाद मर्क्यूरी क्लोराइड ऐड कर रहे थे, ये सब स्टेप्स आपको इग्नोर करके डायरेक्ट टाइट्रेशन शुरू करना पड़ेगा विथ एसिड मिक्सचर एंड इंडिकेटर। डाइक्रोमेटोमेट्री के थ्रू और क्या क्या एस्टिमेशन हो सकता है? बेरियम 2+ और लेड 2+ का एस्टिमेशन हो सकता है, क्रोमिक सॉल्ट्स में क्रोमियम 3+ का एस्टिमेशन हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन वाटर बॉडीज कैन बी एस्टिमेटेड बाय डाइक्रोमेटोमेट्री। सो इन सब के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे एक एक करके जब हम मेंस के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। सो परमंगनोमेट्री हो गया, डाइक्रोमेटोमेट्री हो गया, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इसके बाद हम शुरू करेंगे, और बीच में आयोडीमेट्री आयोडोमेट्री जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी दोनों का एक साथ एंड पॉइंट रियल लाइफ में कैसा आता है, आयोडोमेट्री वर्सेस आयोडोमेट्री, उसके ऊपर और भी एक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों का कोई कंफ्यूजन ना रहे। और एक बार ये 4 टाइप का वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन हो जाए, एसिड बेस, रिडॉक्स, प्रेसिपिटेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, उसके बाद सबके ऊपर अलग अलग से MCQ का हम एक सीरीज करेंगे ताकि कोई भी ट्रिक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो वो हमसे मिस ना हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।